हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शुभम सर सीमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लेकर के आए एक नया टॉपिक, जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास 12 का है ये, और हमारे नीट के लेवल के हिसाब से और बोर्ड के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स। हम समझते हैं जेनेटिक्स है क्या, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये जेनेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की, या फिर मैं कह सकता हूँ बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जहां पर हमें दो चीजों को देख करके नहीं लगता ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों के एक साथ डील कर रहा है। यानी हमने ये कहा कि यहाँ पर जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। हमने ये कहा कि हमारा जेनेटिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ, मैं बायोलॉजी ही लिख दूं, है ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, विच डील्स विद कौन कौन बताइए किससे किससे डील कर रहा है, विच डील्स विद नंबर वन किससे, ठीक है, इनहेरिटेंस, विच डील्स विद इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या है, एज वेल एज वेरिएशन, ठीक है। ये दोनों लोगों के एक साथ डील करता है, उसे मैं क्या बोलूंगा, जेनेटिक्स। हमने क्या बोला कि जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या साइंस में कह सकता हूं, विच डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। हमें यहाँ पे दो शब्दों पे हम जोर दे रहे हैं। पहला क्या है मेरा, इनहेरिटेंस, और सेकंड क्या है, वेरिएशन। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, हम आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा एक कैरेक्टर है, अब हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारे बेटे में जाएगा, या फिर जो भी हमारा आप कैरेक्टर देख रहे हैं वो किसी न किसी हमारे पेरेंट्स से ही आया हुआ है ना। हमें देख करके अंदाजा लगा सकते होंगे हमारे पेरेंट्स कैसे होंगे, ठीक है। हमारा कहने का सेंस ये है। तो हमने ये कहा कि जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कौन से, इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन, दोनों को एक साथ डील करता है, उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे, ठीक है। अब जेनेटिक्स के बारे में अगर हम आप सबसे जानकारी लें तो इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं ध्यान से, ठीक है। हम दोनों की डिफिनेशन ये बता दें। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, पास होता है। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के बारे में बोला गया है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच a character a character is transfer from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। यानी क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब हमने क्या बोला कि इट इज द प्रोसेस बाय विच अ कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू, यहाँ पे फ्रॉम होगा, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है वही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। अब बात आती है हमारे वेरिएशन किसे कहते हैं। वेरिएशन क्या है कि किसी भी वजह से हमारा जो कैरेक्टर है, क्या 100% कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के होंगे, नहीं, कुछ न कुछ तो बदलाव होंगे, तो उसी को हम वेरिएशन कह रहे हैं। हमने कहा कि वेरिएशन क्या है, एक प्रकार की डिग्री है। वेरिएशन क्या है, हमारी एक प्रकार की डिग्री है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखना चाह रहा हूँ, इट इज द डिग्री, ठीक है, इट इज द डिग्री वर्च्यू बाय विच, वर्च्यू बाय विच, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, अब प्रोजनी आर डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट, अब प्रोजनी आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। समझ आ रही बात। यानी क्या है कि वेरिएशन का मतलब क्या है कि एक प्रकार की ऐसी डिग्री जिसकी वजह से हम और अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, अलग होते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स से हमारे एंसेस्टर से अलग होते होंगे, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा पॉइंट हमें यह समझ में आना चाहिए कि नोट डाल करके वेरिएशन का कारण क्या है कि नहीं। पूछते हैं क्यों वेरिएशन आया, कॉज ऑफ वेरिएशन, ऐसा क्या हुआ वेरिएशन में, बताइए। ठीक है, वेरिएशन का कारण क्या है, कैरेक्टर इतने अच्छे खासे आ रहे थे, आने चाहिए थे, है कि नहीं। यानी क्या है कि वेरिएशन का मेन कारण क्या होता है कि मियोसिस। जब भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान जो भी मियोसिस हो रही है, यही वेरिएशन का कारण बनती है। हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि यहाँ पर मियोसिस जो है, मियोसिस ही वजह बनती है किसी भी वेरिएशन का। मैं अपने पेरेंट्स से क्यों अलग हूँ, मियोसिस की वजह से। ठीक है, हम आपसे अलग क्यों हैं, मियोसिस की वजह से। आपको समझ में आनी चाहिए कि मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, वेरिएशन आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 2-3 पॉइंट हमें नोट डाल करके याद रखने हैं। ठीक है, पहला रिमार्क मुझे क्या याद रखना है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, पहले रिमार्क में आता है कि हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स को लेकर के पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। बात समझ आ रही है, इसको बोला जाता है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो फादर है वो क्या कहे जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। अगर मैं आपसे दूसरा नाम लूं, एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल का हो गया, दूसरा अगर नाम मैं लूं टी.एच. मॉर्गन का। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन जो थे वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक थे। ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक, ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं थर्ड पॉइंट में आपको लूं, कौन, गैरोड साहब को, किसको मैं लूं, गैरोड साहब को लूं, तो ये फादर ऑफ क्या कहे जाते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स। ये फादर ऑफ कौन सा जेनेटिक, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। हम आपको सही फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि ये एक बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो हमारे इनहेरिटेंस और एज वेल एज किसको, वेरिएशन, दोनों को एक साथ डील करता है, उसे मैं क्या कहूंगा, जेनेटिक्स कहूंगा। और इनहेरिटेंस का मतलब मैंने क्या बताया कि ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान किसी भी कैरेक्टर का जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन एक प्रकार की डिग्री होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज डिग्री वर्च्यू बाय विच अ प्रोजनी आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपसे अगर पूछा कि वेरिएशन का मेन कारण क्या होता है, तो वेरिएशन का मेन कारण क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस इज द मेन रीजन फॉर वेरिएशन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 2-3 हमें रिमार्क बताने थे। पहला रिमार्क हमने ये बताया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, किसको, मेंडल साहब को। फिर अगर टी.एच. मॉर्गन की मैं बात करूंगा तो टी.एच. मॉर्गन क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहे जाते हैं। और अगर मैं बात करूंगा गैरोड को, तो गैरोड किसके फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स के ये फादर कहे जाते हैं। क्लियर। अब कुछ बातें हम मेंडल्स के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारे एनसीईआरटी में यही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे इसको फोटो कॉपी करते रहिए, यानी लिखते रहिएगा। ठीक है, और हम धीरे धीरे मिटा भी रहे हैं आपको। क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास ये जेनेटिक्स के बारे में धीरे धीरे हो गए। अब हम बात करते हैं मेंडल्स के बारे में। ठीक है, हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, चलिए यही मिटा दें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कैसे भी लिखते रहिए साथ में, आप इतना स्लो तो पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो चला वो एक बहुत ही एक समय चला था
1856 से लेकर के 1863 तक, कब से कब 1856 से लेकर के 1863 तक क्या चले, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट। टोटल कितने ईयर हो गए, 7 ईयर हो गए। अब बात आती है मेंडल्स के बारे में, हम सुन लेते पहली बात, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म कब हुआ था, 1822 में हुआ था। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है, हम इनकी प्लेस की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे भैया, ठीक है, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया में पैदा, चलिए हम इनके विलेज का नाम बता दें, ठीक है। ये क्या है, इनके विलेज का जो नाम था ये ब्रूनो विलेज था, ठीक है, ब्रूनो विलेज था। और ये कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रिया में स्थित है, एक देश है, ठीक है। और उसका इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नाम हुआ करता था वो चेक रिपब्लिक हुआ था। क्या था इनके देश का नाम, चेक रिपब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ये धीरे धीरे इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी रखते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि मेंडल के बारे में क्या क्या हुआ था, ठीक है। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था, और जगह का नाम हमने बताया ब्रूनो विलेज, ऑस्ट्रिया में जो कि स्थित है, और इस समय इसको चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब हमारे पास मेंडल बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे, ठीक है, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्कॉलर थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है कि जब ये बड़े हुए तो बड़े होने के साथ साथ क्या हुआ, जब 11th-12th में पहुंचे तो ये मैथमेटिक्स इनका सब्जेक्ट था। फिर उन्होंने क्या किया कि स्टैटिक ऑनर्स से ग्रेजुएशन की, यानी ग्रेजुएट किससे हुए, ग्रेजुएट फ्रॉम किससे, स्टैटिक ऑनर, ठीक है। ये भी एक मैथ्स का भी ब्रांच होता है स्टैटिक, ठीक है, आप पढ़ेंगे तब, ठीक है। स्टैटिक ऑनर से इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया। और फिर ये एक्सपेरिमेंट किस पे किए, वो एक्सपेरिमेंट किस पे किए, एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, किस पे एक्सपेरिमेंट किए, गार्डन पी। और गार्डन पी का नाम क्या है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। बहुत लोग इनके बारे में गलत बताते हैं कि इनको गार्डनिंग वगैरह का शौक था, गार्डनिंग का शौक नहीं था, इनका इंटरेस्ट था हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। यानी क्या है कि मेंडल किसमें इंटरेस्टेड थे, इंटरेस्टेड इन हाइब्रिडाइजेशन। बहुत कितना अच्छा काम था इनका ना, दो लोगों को मिलाने का काम करते हैं ये बेचारे, ठीक है। यानी क्या है कि ये क्या करना चाहते थे, ये हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, यानी ये सेल्फिंग कराने में मजा आता था, इनको रिप्रोडक्शन कराने में मजा आता था, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ये इंटरेस्टेड किस में थे, हाइब्रिडाइजेशन में। और एक हमारे दोस्तों कह दो एक सेटिंग कराने के लिए तो नहीं कर पाएंगे, ये देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने पे आ जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने गार्डन पे किया था, पाइसन सटाइवम पे, और ये इंटरेस्टेड किस में थे, हाइब्रिडाइजेशन में। इन्होंने क्या किया, पी प्लांट के पास क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। सुनिए ध्यान से, क्यों पाइसन सटाइवम ही प्लांट लिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट पीरियड कब से कब स्टार्ट हुआ, 1856 से लेकर के 1863 तक। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका जो वर्क है, वर्क जो पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, वर्क जो पब्लिश्ड हुआ था वो कब हुआ था, 1865 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1865 में। एक्चुअली इनका वर्क पब्लिश्ड 1866 में हुआ था, इससे पहले कुछ और हुआ था इनके साथ घटना, वो पहले हम देख लेते हैं ना। इन्होंने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट जब किए थे तो इन्होंने क्या किया कि ही रिसर्च ऑन पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट पे क्या किया, रिसर्च अच्छा खासा किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म उनको मिला, ठीक है, और इन्होंने अपने वर्क के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एंड सेलेक्टेड फॉर किसमें, अ सेमिनार, एक सेमिनार के लिए इन्होंने क्या किया, सेलेक्टेड हुए, और वहां पे उन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। तो यानी क्या किया, एंड टेल्स अबाउट, किसके अबाउट, टेल्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट।
इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। सुनेंगे से किसी प्रकार का अगर सेमिनार, ये एनसीईआरटी लिखती है या फिर अदर बुक लिखती है सेमिनार, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता था कि एक फेयरवेल पार्टी चल रही थी, वहां पे जाकर के ये अपनी बातें बता रहे थे। आप हमें बताएं फेयरवेल पार्टी में क्या करने जाते हैं? डांस करने जाते हैं, लड़कों का दूसरा इरादा होता खाना खाने जाते हैं वो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये एक सेमिनार में गए और सेमिनार में बुलाया गया, और जहां जिस सेमिनार में गए थे उस सेमिनार का एक स्कूल था, एनएचएस स्कूल था। क्या नाम था उस स्कूल का? एनएचएस स्कूल नाम था। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और वो बातें किसी को समझ नहीं आई, ठीक है। ना समझने के पीछे 2-3 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि आप माइंड सेट करके नहीं गए हो कि वहां पे हमें बोरिंग हो। आप अगर किसी भी जगह पे फेयरवेल पार्टी में जाते हैं तो आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहता है कि चलो डांस देखेंगे, ठीक है, गाना गाएंगे, ताली बजाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं। बट ये क्या है, जा करके 9:3:3:1:2 ऐसे सारी चीजें बोलने लगे, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप पढ़े नहीं हैं। बट ये क्या है कि इन्होंने जब बताया तो ये बातें किसी को समझ में नहीं आई, ठीक है, तो ये फेल हो गए। इनका जो वर्क पब्लिश हुआ, अब हम बात कर रहे हैं इनके कब की, वर्क पब्लिश्ड, ठीक है, जो वर्क पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, 1866 में, ठीक है। और ये एक हेडिंग आई थी, हेडिंग क्या है? हेडिंग थी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। पी प्लांट हम अपने मन से जोड़ रहे हैं, ठीक है, नाम यही था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इस हेडिंग से आई थी। और ये जो सेमिनार में सेलेक्टेड हुए थे वो 1865 की बात है, ठीक है। अब सेमिनार में सेलेक्ट हुए हैं तो हर एक स्कूल का क्या होता है, एक पत्रिका आती है, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं उसमें, आप प्रॉस्पेक्टर वगैरह देखे होंगे, हर कोचिंग में मिलती है, हर एक जगह मिलती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये 1865 में ये मिले, फिर 1866 में यानी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जब वर्क पब्लिश हुआ तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। बट ये ज़्यादा दिन तक इनको पता नहीं चला कि ये कब पब्लिश हुआ, और कहीं दूर दूर तक नहीं पता चलता था, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया इनका वर्क, और ना कोई भी सीन किया, ठीक है। इतना आप लिखते रहिए, तब तक हम मिटाते रहें, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से, दूसरा पॉइंट हम, ये सारी बातें तो हो रही हैं, ठीक है। 1866 में वर्क पब्लिश हुआ, 1900 तक, यानी लगभग क्या लग रहा है, 34 ईयर तक, ठीक है। 34 ईयर तक आप इनकी वर्क को कोई देखा तक नहीं, अनसीन बाय मेनी साइंटिस्ट, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, वर्क पब्लिश कब हुआ था? 1866 में, ठीक है। बताया कब था? 1865 में, ठीक है। ये भी मिटा दीजिए, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से, दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि इनका जो वर्क पब्लिश हुआ, ठीक है, तो हमने ये लिख रहे हैं देयर वर्क, ठीक है, अनसीन बाय या अनसीन, कब तक बताइए? टिल 1900 तक, 1900 तक देखा नहीं। और सोचिए इनको कितना बुरा लगता होगा ना, अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करिए और एक हफ्ते तक न देखा कोई, तो कितना बुरा लगेगा आपको। इनको बेचारे को कब तक नहीं देखा गया? 34 ईयर तक नहीं देखा गया। आप ही देख लीजिए, 1900 में से हम 1866 माइनस कर रहे हैं, यही तो है ना। और ये कितना है? हाँ, 34 ईयर तक, क्लियर। यानी 34 ईयर तक किसी ने देखा नहीं। और अगर हम अब किसी भी अपने प्रेमिका को अगर एक बार मैसेज करें और वो सीन ना करे तो देखिए कितना बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है ना। यानी क्या है कि ये इनका वर्क कब नहीं सीखना चाहिए था मेंडल से हम लोगों को कुछ सब्र का फल ना।
तो 1900 तक किसी ने नहीं देखा। इन्होंने सब्र किया, बेचारे सब्र करते करते मर भी गए। यानी 1822 में पैदा हुए, ठीक है, 1884 में बेचारे की डेथ हो गई। यानी क्या है कि इनकी जो डेथ हुई थी कब हुई थी बताइए, 1884 में हो गई थी, ठीक है। 1884 में मरने के बाद बावजूद भी किसी ने नहीं देखा। और अगर आपसे कोई पूछेगा मरने का कारण क्या था, सुनेंगे से इनको सांस की प्रॉब्लम थी, ठीक है, अस्थमा के थोड़े बहुत मरीज थे और इनको अटैक पड़ा, ठीक है, ऑक्सीजन सही समय पे न मिलने की वजह से इनको अटैक पड़ा। बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया था, किडनी फेल। यानी रीजन क्या लिखेंगे बताइए, डेथ का रीजन क्या है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ किडनी। बेचारे की किडनी फेल हो गई, मौत भी सही से नहीं हुई इनकी, सोचिए, ठीक है, किडनी के फेल होने की वजह से ये क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। अब 1884 के बावजूद भी किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए 1901 में, 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवरी ऑफ किसकी, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की, मेंडल की एक्सपेरिमेंट की रीडिस्कवरी हुई, ठीक है, बाई 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से, नंबर 1 पे थे कार्ल कोरेंस, ठीक है, पहले साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, दूसरे साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी रीज और तीसरे साइंटिस्ट थे सेरमैक, ठीक है। एक साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल कोरेंस, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, ह्यूगो डी रीज और तीसरे साइंटिस्ट कौन थे, सेरमैक। इन तीनों ने मिलकर के क्या की, रीडिस्कवर्ड की, ठीक है। और रीडिस्कवर्ड करने के बाद मेंडल्स का नियम दिया। आप हमें बताएं मेंडल्स का नियम किसने दिया था, मेंडल्स का नियम किसने दिया था, तो मेंडल्स का नियम जो आया था वो 1902 में आया था, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब आया बताइए, मेंडल्स लॉ कब आया 1902 में मेंडल्स का लॉ आया, ठीक है, क्या आया, मेंडल्स का लॉ आया। और मेंडल्स का लॉ किसने दिया, गिवन बाय कार्ल कोरेंस, ठीक है। कार्ल कोरेंस ने क्या किया, ये नियम दिया, ठीक है। और नियम देने के बाद क्या हुआ कि इनको नोबेल प्राइज मिली। तो एंड क्या लिखेंगे, एंड में लिख सकता हूं अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझेंगे, इन्होंने शेयर किया नोबेल प्राइज, ही शेयर नोबेल प्राइज विद किसके किसके साथ बताइए, विद 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। पहला कौन थे, मेंडल्स खुद थे, ठीक है, मेंडल्स नोबेल प्राइज लेने वाले खुद भी थे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरे कौन थे, कार्ल कोरेंस थे। और तीसरे नंबर पे कौन थे हमारे पास, अब दोनों लोगों के बेचारे में से झगड़ा होगा, कौन जीतेगा, ह्यूगो डी रीज, ठीक है, ह्यूगो डी रीज। ये 3 साइंटिस्ट को क्या मिला, नोबेल प्राइज। ये इन बेचारे को नहीं मिल पाया था, ठीक है, क्योंकि इनका महत्व थोड़ा बहुत कम था, इन्होंने एफर्ट कम किया था, ठीक है। तो ये क्या बताया, मेंडल्स को मिला नोबेल प्राइज, और किसको मिला, कार्ल कोरेंस को मिला, ह्यूगो डी रीज को मिला। और ये कब मिला मेंडल्स को नोबेल प्राइज, 1905 में मिला, ठीक है। ये सारी चीजें हमें डाटा याद रखनी थी, थोड़ी बहुत बातें, ठीक है। मेंडल्स का नियम ये बताया, मेंडल के बारे में बताया, मेंडल्स ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। पहली बात तो ये है कि मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट किस पे था बताइए, मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे था, ठीक है। ये मेंडल ने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया था, बट इनके एक गुरु थे नगेली, नगेली के बारे में बहुत अच्छी बात कही जाती है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद नगेली ने इन्हें सजेस्ट किया
किसी और प्लांट पे करिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नगेली सजेस्टेड दैट, इन्होंने क्या किया, नगेली ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, सेम एक्सपेरिमेंट ऑन हिरार्सियम प्लांट पर करना था। ठीक है, और रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, एंड डिड नॉट ऑब्टेन सेम रिजल्ट, यानी सेम रिजल्ट मुझे नहीं दिखा। ठीक है, रीजन बताइए, सेम रीजन ना, रिजल्ट ना मिलने के पीछे रीजन बताइए। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से इनको क्या नहीं मिल पाया, सेम रिजल्ट नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा दोहरा दो ये रिजल्ट, सेम एक्सपेरिमेंट करिए बट पी प्लांट पे नहीं करिए, हम आपको एक प्लांट दे रहे हैं हिरार्सियम, उस पे करके दिखाइए। गुरु पता नहीं कैसे थे, देख रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो सेम रिजल्ट क्या नहीं मिल पाया, इनको नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्लियर। अब बात आती है कि फिर से ये प्लांट पी प्लांट इन्होंने क्यों चूज किया, तो हम एक आपको राय बताना चाहेंगे। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारे पास, कि क्यों इन्होंने चूज किया पी प्लांट को ही। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आप साथ साथ लिखते रहिएगा ना। हमारे पास क्या है, रीजन क्या है, किसी भी चीज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, जैसे हम आप किसी भी टीचर को सेलेक्ट करते हैं कि इन्हीं से पढ़ना है, तो क्या क्या क्वालिटी देखते हैं उनके अंदर, कोई ना कोई क्वालिटी तो देखते होंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए ना कि पी प्लांट क्यों चूज किए, बाकी सारे प्लांट भी तो नाराज हो जाएंगे। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किए। ठीक है, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ कौन सी प्लांट, पी प्लांट। पी प्लांट का जो सिलेक्शन है उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या है। पहला रीजन देखेंगे, पहला रीजन ये था कि जो पी प्लांट होता है हमारा, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या है रीजन, बाइसेक्सुअल फ्लावर, पहला रीजन क्या है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये वो नहीं, पहला जो रीजन है वो कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो इनको बहुत पसंद आई। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो भी कैसा फ्लावर था, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर, कैसा फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, यानी मैं कह सकता हूँ ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्लोज्ड फ्लावर, मेल एंड जो फीमेल पार्ट होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे, वो सेम ही होंगे, बट किससे कवर्ड होंगे, हमारे पेटल से कवर्ड होंगे। हमने यहाँ क्लिस्टोगेमस का मतलब मैं समझा रहा हूँ, हमारे पास जो मेल है एंड फीमेल है, वो सेक्स ऑर्गन जो हैं, ठीक है, प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। ठीक है, सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड कवर्ड विद, बताइए कवर्ड विद, किससे कवर्ड है बताइए, कवर्ड विद पेटल्स। ठीक है, कितना बढ़िया है ना। कहते हैं एक गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये बात उस पर फिट बैठती है। मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट है सेम फ्लावर के अंदर, और ये कवर्ड है, पूरी तरीके से ढके हुए हैं, यानी 100% क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बनते हैं। ये इनको बहुत ही सुंदर लगा ये कैरेक्टर। ठीक है, टी प्लांट का दूसरा रीजन हम देखते हैं। अगर दूसरा रीजन अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, पी प्लांट के अंदर,
इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, लाइफ स्पैन जो होती है इज शॉर्ट, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। मैं लगभग लिख सकता हूँ कितना, 4 to 6 मंथ, हाँ 4 to 6 मंथ में लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा हो नहीं, लगभग 4 to 6 मंथ में 4 को अंडरलाइन ज्यादा आप करेंगे हाईलाइट, ठीक है। 3 to 4 मंथ लिख सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट आता है कि इनके बारे में अगर थर्ड पॉइंट अगर बात की जाएगी तो पी प्लांट की सबसे खास बात क्या होती है कि एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर दिखने लगते हैं तो क्या लिखेंगे, इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो सारे के सारे कैरेक्टर के बारे में मैं जिक्र करूंगा एक तरफ से एक तरफ, ठीक है। ये तो दूसरा कैरेक्टर हो गया अगर चौथा पॉइंट अगर इनके अंदर हम कोई खास बात देखेंगे तो ये क्या होता है कि बहुत ही जल्द ही रिजल्ट दे देता है, यानी बहुत ही सिंगल मीटिंग में लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस कर देता है। तो हम क्या लिखते हैं, सिंगल मीटिंग, ठीक है, कैन प्रोड्यूसेस a large number of क्या, सीड, यानी जरा सा भी अगर सिंगल मीटिंग कराएंगे आप तो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, क्या ये सीड प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये तो चौथा हो गया। इजी टू ग्रो है ये, ठीक है, यानी क्या है, किसी भी जगह पे हम ग्रो कर सकते हैं, यानी इजी टू ग्रो, यानी हम इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल एरिया ही ग्रो करने में के लिए काफी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इजी टू स्टडी, स्टडी करने में मुझे क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर है तो इजी टू स्टडी ऑफ क्या, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करने में मुझे बहुत ही आसान होता है, मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, मैं बांट सकता हूँ उनको, तो इजी टू स्टडी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैं उनको अलग अलग करके पढ़ सकता हूँ, है कि नहीं। आप एक तरफ से तरफ लिखते रहिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब बताइए हमें कि यहाँ पर ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, तो मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन तो करती हैं, बट मैं बैगिंग से या फिर मैं इमेस्कुलेशन करा करके मैं क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकता हूँ क्या, ठीक है। तो हैज पॉसिबिलिटी, इनके पास क्या बनती है, पॉसिबिलिटी फॉर किसके लिए बताइए, किसके लिए, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज कैसा पॉलिनेशन, मैं क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी मैं करा सकता हूं और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकता हूं। अगर कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में खुद करा सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, तो इमेस्कुलेशन और बैगिंग की वजह से। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इमेस्कुलेशन। और बैगिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से हम फीमेल फ्लावर को ढक दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बैगिंग है। तो एक तरफ से एक तरफ छोटा मोटा पॉइंट आप लिखते रहिएगा, ठीक है। लिख लिए होंगे आप, ठीक है। हाँ ज्यादा समय ना लगाइए, जल्दी जल्दी लिखा भी करिए ना फिर से एक बार मैं सिलेक्शन का रीजन बता सकता हूँ, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होती है, क्लिस्टोगेमस क्लोज्ड फ्लावर है, यानी मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट है सेम फ्लावर में, और ये पेटल से हमारे क्या की गई, एसेसरी होरल से क्या की गई है, ढकी हुई है। ये पेटल्स क्या हमारा, जरूरी नहीं पेटल से ही, सेपल्स पेटल्स दोनों हो सकती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी होरल, ठीक है। एसेसरी होरल से के द्वारा क्या की जाती है, ये ढकी होती है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या है,
कि ये सारे के सारे इनके अंदर पॉसिबिलिटी बनती है सेल्फ पॉलिनेशन की। क्यों? बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इमेस्कुलेशन करके मैं क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकता हूँ। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है और इनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और ये सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड, इजी टू ग्रो, इजी टू स्टडी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये सारे के सारे स्टडी में कर सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे आप सेवेंथ वाला पॉइंट, तो सेवेंथ वाला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इनमें क्या होता है कि प्योर लाइन ब्रीडिंग मिलती है, ठीक है। यानी क्या है, इनमें प्योर लाइन कैरेक्टर या फिर कह सकते हैं ब्रीडिंग जो होती है, ठीक है, वो ऑब्टेन होती है। क्या होती है? मिलती है हमें, ठीक है। हमें सब प्योर लाइन कैरेक्टर मिलेगी, ठीक है। मैं जब भी चूज करूंगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ हमें डिफ्रेंशिएट करके कुछ बातें हमें पढ़नी होगी। जैसे मैं आपको समझा दूं, हमें कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंस पढ़ने हैं, जीन और एलिल्स में डिफरेंस पढ़ने हैं। सभी की डिफिनीशन अगर मैं सिंगल पॉइंट से पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। अगर मैं आपको क्या करूंगा, कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंस बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जीन और एलिल में समझा दूंगा डिफरेंस, तब आपको समझ में आएगा। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक साथ पढ़ा दूंगा। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को एक साथ पढ़ा दूंगा, या टेस्ट क्रॉस या आउट क्रॉस को एक साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या है, जीन और एलिल्स हो गए। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में हमने बता देंगे डिफरेंस। ये कंपैरेटिव स्टडी अगर मैं करूंगा तो हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो ये लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटाते फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट हमें ये समझना है, किसके किसके बारे में। अब मुझे किसके बारे में पढ़ना है, डिफरेंशियल वैल्यू करके पढ़ना है, डिफरेंशिएट करके कैरेक्टर वर्सेस ट्रेड्स, ठीक है। कैरेक्टर वर्सेस ट्रेड्स, इसके बारे में हमें ध्यान से समझना है। कैरेक्टर किसे कहते हैं और ट्रेड्स किसे कहते हैं, है ना। कैरेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान समझेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति की जो हाइट है, लंबाई है, ये कैरेक्टर है। लेकिन लंबाई में लंबा होना और छोटा होना ये ट्रेड्स है। हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर हर एक इंसान का एक कलर होता है, कलर क्या है, हमारा कैरेक्टर है। बट कलर में भी काला होना, सफेद होना, अलग अलग कलर होना, ये उनके ट्रेड्स हैं। आप हमारे समझ में आ रही है। यानी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है या फिजिकल एक्सप्रेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। मैं इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं। ये क्या बोला हमने, जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल एक्सप्रेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। और ट्रेड्स के बारे में क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कोई हम क्या बोलेंगे। बात क्या होता है कि कैरेक्टर और ट्रेड्स में हमें डिफरेंस बताना है। फिजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन का मतलब हम क्या समझेंगे, केवल और केवल ओनली फीचर की मैं बात कर रहा हूं। कहते नहीं उसका कैरेक्टर सही नहीं, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, तो ये केवल और किसकी बात की जा रही है, फीचर की बात की जा रही है। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो हम उसके कैरेक्टर की ही ज्यादा जिक्र करते हैं। उसका बाल बहुत अच्छा लगा, उसका आंखें बहुत अच्छी लगी, तो ये क्या है, ओनली फीचर की बात करेंगे, ठीक है। बट यहां पर अगर अल्टरनेटिव का मतलब आप क्या समझेंगे, टाइप ऑफ कैरेक्टर। अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब होता है टाइप ऑफ कैरेक्टर। जैसे एक कैरेक्टर के, ठीक है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म हमने बोला है, ठीक है। एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स, दो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स, दो ट्रेड्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एक हमारा क्या है, कैरेक्टर हाइट, हाइट मेरा क्या है, कैरेक्टर है। अब इसके दो ट्रेड्स हैं। जैसे एक ट्रेड्स हमारा क्या है,
टॉल है, और दूसरा ट्रेड्स मेरा क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, एक कैरेक्टर मेरा क्या है, टॉल है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, डॉर्फ है। टॉल और डॉर्फ क्या है, ये भी कैरेक्टर ही है, बट टाइप ऑफ कैरेक्टर को हमने बोल दिया ट्रेड्स। ठीक है, अब ये वाले ट्रेड्स कैसे हैं, ऐसे ट्रेड्स को हम डोमिनेंट ट्रेड्स बोलते हैं। एक हमारा डोमिनेंट ट्रेड्स आते हैं, और एक कैसे ट्रेड्स आते हैं, रिसेसिव ट्रेड्स आते हैं। ठीक है, और मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।